हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन, रदरफोर्ड मॉडल, उसके पहले थॉमसन मॉडल, लेनार्ड के बारे में, रॉबर्ट बॉयल इनके बारे में पिछले वीडियो में हम लोग बात करके आ चुके हैं। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखा, मैं सजेस्ट करूँगा ये वीडियो देखने से पहले पिछले वाला वीडियो देख के आइए, तो फिर कॉन्सेप्ट और भी अच्छा समझ में आएगा। और अगर नहीं देखते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका मर्जी, देखें देखें ना देखें ना देखें, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा ये वीडियो देखने से पहले पिछले वाला वीडियो जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन वो देख कर आए। तो उसी वीडियो में आगे उसी टॉपिक में चर्चा करते हुए आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है बोर्स थ्योरी या बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स मॉडल, तो नील्स बोर, जिनको हम लोग कह सकते हैं इन्होंने क्वांटम थ्योरी में बहुत काम किया। नील्स बोर, इन्होंने रदरफोर्ड मॉडल को थोड़ा मॉडिफाई किया। रदरफोर्ड मॉडल को थोड़ा मॉडिफाई किया, रदरफोर्ड मॉडल को मॉडिफाई करके अपना नया एक मॉडल दिया जो कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बहुत कुछ बोलता था। स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बोर्स का मॉडल ने जस्टिफाई किया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। उसके बाद सर्कुलर ऑर्बिट्स जिसमें घूमता है एटम्स, सर्कुलर ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसके बारे में भी बोर्स ने अपना थ्योरी दिया। तो बोर का मॉडल बहुत ही सिग्निफिकेंट मॉडल इसलिए है क्योंकि इन्होंने थोड़ा मॉडिफाई करके, ज़्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ा एक की बेसिक चीज़ मॉडिफाई कर दिया और उससे बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बोर्स थ्योरी में सबसे पहला जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली in some fixed stable orbits। जैसे रदरफोर्ड में बोला था इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट, इधर बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन सम पर्टिकुलर स्टेबल फिक्स्ड ऑर्बिट्स। उसके बाद दिस ऑर्बिट्स हैव फिक्स्ड एनर्जी। इन ऑर्बिट्स का एनर्जी एकदम फिक्स्ड है, इस ऑर्बिट्स का एनर्जी कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इस ऑर्बिट का एनर्जी एकदम फिक्स्ड है और ये एनर्जी लेवल्स, और इन्हें कहा जाता है एनर्जी लेवल्स। इन्होंने क्या नाम दिया इन एनर्जी लेवल्स का, के एल एम एन, आप सब लोग पढ़ के आ चुके, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसे करके। और ये है 1 फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। तो अकॉर्डिंग टू बोर हम लोग का मॉडल कैसा था, ये है सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज और ऐसे सब ऑर्बिट था। कैसा था, ये है के शेल, एल शेल, एम शेल, ऐसे चल के आता था। तो ये था बोर्स मॉडल, ओनली सम फिक्स्ड ऑर्बिट्स। बोर्स मॉडल ओनली सम फिक्स्ड ऑर्बिट, के एल एम, उसके बाद एन, ऐसे करके ऑर्बिट सब चलता था। यह है बोर्स थ्योरी। और इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन के शेल में मूव करेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन के शेल में मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी के शेल के एनर्जी के बराबर होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन एल शेल में घूमता है तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एल शेल के बराबर होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन एम शेल में घूमता है तो एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एम शेल के एनर्जी के बराबर होगा। यह था बोर का एक सिग्निफिकेंट थ्योरी, कि इस थ्योरी के वजह से बहुत सालों का जो कॉन्ट्रडिक्शन था मैक्सवेल के साथ, कि मैक्सवेल ने क्या बोला था, एवरी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट रेडिएशन। तो इधर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक्सीलरेशन के साथ, एमिट रेडिएशन कर रहा है, लेकिन किसके साथ करेगा, क्योंकि वो तो एम शेल के एनर्जी के साथ बैलेंस में है, इसलिए रेडिएशन एमिट करने से भी वो एम शेल में रहेगा। और कुछ इधर थ्योरी है कि शेल का शेल ड्रॉप नहीं कर पाएगा, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एल से एम शेल में आया तो क्या हो जाएगा, वो एनर्जी लॉस करेगा। वो एनर्जी लॉस कैसे जाएगा, इन द फॉर्म, ऐसे करके एनर्जी लॉस निकल जाएगा। किसके फॉर्म में, रेडिएशन में निकल जाएगा। ये जब हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, रिडबर्ग थ्योरी, उसके बाद उधर ब्रैकेट, फंड, पास्चन सीरीज पढ़ेंगे, तब एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में और क्लियर होगा। तो अभी सोचिए, अगर एक शेल से दूसरे शेल, अगर हायर
एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन आया तो क्या होगा, एनर्जी रेडिएटेड इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और अगर उल्टा हुआ, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, क्या हो जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये है बेसिक फंडा, ये दोनों चीज़ नोट करके रखिए। ये बोर्स मॉडल का और एक सिग्निफिकेंट थ्योरी था, ये भी नोट डाउन कीजिए। और इन्होंने और एक चीज़ जो किया वो था डिफाइनिंग स्टेबल ऑर्बिट्स, क्योंकि सब के एल एम एन सब सेल इन्होंने कर दिया था, तो हर एक शेल को इन्होंने डिफाइन कर दिया था। और इन्होंने एक थ्योरी दिया था कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज़ में रिवॉल्व करे तो उसका एंगुलर मोमेंटम, अगर इलेक्ट्रॉन जिस भी सेल में मूव करे उसका एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम 2h by 2 पाई, 2h by 2 पाई, 3h by 2 पाई, ऐसे करके इसका मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज L इज इक्वल्स टू NH by 2 पाई, दैट इज N इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा चलता रहेगा। और क्या होगा, MVR इक्वल्स टू NH by 2 पाई, कहते MVR इक्वल्स टू NH by 2 पाई। ये था बोर्स का एक इंपॉर्टेंट थ्योरी, एंगुलर मोमेंटम रहेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। तो अभी इधर डिस्कस करते करते हम लोग देखते हैं इधर स्टेबल ऑर्बिट का थ्योरी में क्या रहेगा कि इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, मतलब हम लोग अब क्या करेंगे, रेडियस ऑफ एटम निकालेंगे। और ये रेडियस ऑफ एटम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ से आता है, वो देखिए। ये अगर एक न्यूक्लियस है और इसके साइड में एक शेल है, तो इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर रहा, इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा जो है Fe, वो किसके इक्वल रहेगा, इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है Fc, जहाँ पर Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और Fc सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों सेम होगा। तो अगर ये सेम रहा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r² लिखते हैं। ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन ने n सेल है तो Rn² लिखते हैं, n सेल इलेक्ट्रॉन, Q1 Q2 और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रहेगा mv² बाई Rn। v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द n सेल, ये हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का क्या आएगा, Q1 क्या है, Q1 इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E। Q2 क्या है, चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस जो है Jd बाई Rn² इक्वल्स टू mv² बाई Rn, इक्वेशन नंबर 1। और थोड़ी देर पहले हम लोग क्या पढ़ के आ चुके हैं बोर्स थ्योरी में, MVR इक्वल्स टू NH बाई 2 पाई। ये कहाँ से, बोर्स थ्योरी में हम लोग ये वाला पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या निकलेगा, हम लोग यहाँ से हम लोग किसको रिप्लेस करेंगे, v को रिप्लेस करेंगे, v इक्वल्स टू NH बाई 2 पाई mr, इक्वेशन 2। पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Jd² बाई Rn² इक्वल्स टू mv² का जगह ये बिठाएंगे हम लोग n² h², ये Rn नीचे था, और इधर mv Rn का देता हूँ n टाइम, इधर हम लोग n रेडियस ले रहे हैं तो ये वाला Rn n² h² 4 पाई² m² Rn²। तो इधर क्या क्या इधर एक m² चल जाएगा, Rn² चल जाएगा। तो Rn इक्वल्स टू
आर एन इक्वल्स टू इधर हम लोग का जो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम इंटू जेड ई स्क्वायर। ये आएगा यहाँ से 4 4 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर ये वाला आ रहा है। तो ऊपर मैं अच्छे से साइड में इधर लिखता हूँ क्या आ रहा है हम लोग का रेडियस आर एन, इधर नोट डाउन करके रखते हैं। आर एन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर ये वाला आ रहा है हम लोग का एक्सप्रेशन। पाई इधर एम स्क्वायर था एक तो एम कट गया, और इधर कुछ इधर एम भी स्क्वायर एम स्क्वायर यही वाला एक्सप्रेशन आएगा। एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर ए स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर अच्छे से मिला लीजिए, ये वाला ही आएगा। तो अभी अगर हम लोग अगर सब इसका डाटा बिठा दें, अच्छा से देख लेते हैं सब कुछ एकदम एम भी बाई आर एम भी स्क्वायर बाई आर एम स्क्वायर, ठीक है ये वाला आएगा। तो इधर हम लोग को डेटा क्या क्या मालूम है, हम लोग क्या क्या डेटा मालूम है, हम लोग को डेटा मालूम है, एन का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू पता है, जेड का वैल्यू पता है, जेड का वैल्यू नहीं पता, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू पता है, सब अगर बिठा दें तो आर एन इक्वल्स टू क्या आएगा 0.53 एन स्क्वायर बाई इधर एक जेड स्क्वायर, इधर एक जेड स्क्वायर होगा शायद, अच्छे से देखने दीजिए। तो इधर नहीं सॉरी जेड स्क्वायर नहीं, सिर्फ जेड होगा, एन स्क्वायर बाई जेड किस ऑर्डर में आएगा एंगस्ट्रॉम। और इधर आर जीरो इक्वल्स टू 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये क्या है, ये है बोर्स रेडियस, इसको कहते हैं बोर्स रेडियस। और ये वाला रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ये फॉर्मूला अच्छे से नोट डाउन करके रख दीजिए, बहुत प्रॉब्लम्स में आ सकता है। आर जीरो इक्वल्स टू 0.53 एंगस्ट्रॉम और आर एन इक्वल्स टू 0.53 जेड एन स्क्वायर बाई जेड ये आ सकता है। और हाइड्रोजन एटम के लिए बोर रेडियस किसके लिए, इधर एन इक्वल्स टू 1 जेड इक्वल्स टू 1 किसके लिए था, हाइड्रोजन एटम के लिए ये बोर रेडियस है, ठीक है ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। तो इधर हम लोग ये नोट डाउन कीजिए। इसके बाद क्या था, v इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई एम आर एन, v इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई एम आर एन। यहाँ पर अगर हम लोग बिठाएं तो v का वैल्यू क्या आएगा, r का वैल्यू बिठाने से r का एन एच बाई 2 पाई एम एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई पाई कट जाएगा, इधर हम लोग और क्या काटेगा एम कट जाएगा, इधर एन एक एच स्क्वायर। तो क्या अल्टीमेट एक्सप्रेशन आएगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा हम लोग का जेड ई स्क्वायर बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच, जेड ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, ये एक्सप्रेशन आ रहा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच जेड ई स्क्वायर। तो ये भी मैं साइड में नोट डाउन कर दे रहा हूँ। v ऑफ किसका, v ऑफ nth ऑर्बिट जेड ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, ये सब नोट डाउन करके रखिए। वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, अभी हम लोग को ई का वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू पता है। एच का वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻34। एच का वैल्यू हम लोग, इसका वैल्यू तो हम लोग को पता है, एच इक्वल्स टू 6.626 10⁻34 इन एस आई। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है 8.854 10⁻12 किस में है, एस आई में। सब कुछ एस आई में ऐसे चलता रहेगा। तो हम लोग अगर सब वैल्यू बिठा दें तो वैल्यू क्या आएगा, वी एन इक्वल्स टू जेड 1.6 10⁻19
और 2 8.854 10⁻12 n इंटू 6.626 इंटू 10⁻34। ये अगर आप लोग बिठाएं ये शायद 2.18 समथिंग ऐसा ही कुछ आएगा। मैं कैलकुलेटर में करके देख ले रहा हूँ। ये 2.18 इंटू 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड। ये भी नोट डाउन करके रखें, ये भी आप लोग को मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स करने में बहुत हेल्प करेगा। ये वाला फॉर्मूला इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट फॉर n इक्वल्स टू 1 हाइड्रोजन एटम में क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यह है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी इधर और एक एक्सप्रेशन आएगा, अगर हम लोग V1/c अगर करें जो है 2.18 इंटू 10⁻6 बाई 3 इंटू 10⁸ अगर हम लोग करें, यहाँ पर आएगा 1/137। ये 1/137 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, 1/137 इसको कहते हैं। इसको भी नोट डाउन कीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन आ भी सकता है, इधर उधर से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसका नाम है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, इसका नाम है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इधर तो था वेलोसिटी, ये मैं मिटा दिया था। अभी हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी बोर्स ऑफ द nth लेवल। अभी हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m vn स्क्वायर। हाफ m vn स्क्वायर मतलब तो z स्क्वायर e⁴ 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth लेवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं ऑफ बोर्स एटम। यह है काइनेटिक एनर्जी, यह हम लोग का काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का जो रहेगा इधर होगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी 1/4 एप्सिलॉन नॉट E इंटू Jd/Rn। E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Jd है न्यूक्लियस का चार्ज, तो E इंटू Jd/Rn। और इधर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसलिए मैं इसको नेगेटिव कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज इज ऑलवेज नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन दिया है। तो Rn का वैल्यू अगर हम लोग बिठा दें तो क्या होगा, -1/4 एप्सिलॉन नॉट Jd स्क्वायर। उसका Rn का क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर पाई m z e स्क्वायर। ये आएगा, ये आ रहा है हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग अगर थोड़ा बैलेंस कर दें, बैलेंस करके देखें क्या आता है। बैलेंस करने से जो आएगा माइनस इधर पाई कट जा रहा है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, और ऊपर क्या था z स्क्वायर m z स्क्वायर e⁴। ये वाला तो हम लोग का आ रहा था 1/2 1/4 था, एकदम मैं लिख दे रहा हूँ 1/8। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -2 काइनेटिक एनर्जी हम लोग कह सकते हैं। देखिए इक्वेशन आ रहा है वहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -2 काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। और टोटल एनर्जी क्या है, अब टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी तो इधर लिखा हुआ ही है m z स्क्वायर e⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे m z स्क्वायर e⁴/4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। इसको करें तो क्या आ जाएगा,
यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आएगा सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि है mz² e⁴/8 ε0² ये है टोटल एनर्जी। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ये है, तो इसके साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फिर ये इंपॉर्टेंट एक तो शॉर्टकट थ्योरी है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -2 काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 2 ऑफ टोटल एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस, और उसका आगे एक नेगेटिव साइन होगा, और वही है टोटल एनर्जी, उसका आगे एक पॉजिटिव साइन होगा। और इसका अगर हम लोग सब वैल्यू बिठाएं, एम एप्सिलॉन सब वैल्यू बिठाएं, तो क्या आ जाएगा 13.6 इंटू z²/n²। ये है टोटल एनर्जी का शॉर्टकट थ्योरी, 13.6 इंटू z²/n², और ये होगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इधर आगे एक तो माइनस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग माइनस में ले रहे हैं, इसलिए टोटल एनर्जी इधर एक माइनस में आएगा। और 1 मिनट, इधर तो माइनस करने से इधर आगे एक माइनस आ रहा था, तो पोटेंशियल एनर्जी ये थ्योरी है, तो ये वाला हम लोग का शॉर्टकट रहेगा। देखिए आप लोग सब बिठा के माइनस करके उधर माइनस आ रहा है, तो टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला है। अभी अगर हम लोग देखें, ये आप सब नोट कर लिए, तो अभी अगर हम लोग देखें टोटल एनर्जी En इक्वल्स टू -13.6 z²/n² eV। तो अगर ऐसा रहा तो E1 क्या होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है ग्राउंड स्टेट। उसके बाद E2 क्या होगा, फॉर हाइड्रोजन एटम हम लोग कह रहे हैं, हाइड्रोजन एटम, तो Z इक्वल्स टू 1। E2 क्या रहेगा, -3.6 eV। आप लोग डेटा बिठा के देख लीजिएगा, E2 मतलब 13.6/4 -3.6 eV। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा 1.51 eV। उसके बाद E3 रहेगा -1.51 eV, और ये शायद 3.4 होगा शायद। उसके बाद ऐसा कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो अगर हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम अगर ड्रॉ करें, तो एनर्जी लेवल डायग्राम कैसा होगा, देखिए ये मैं क्यों करा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, तो बिना कॉन्सेप्ट का पढ़ाई का कुछ फ़ायदा नहीं है। ये है हम लोग का एनर्जी लेवल डायग्राम और बोर्स मॉडल। इधर हम लोग का ये है n इक्वल्स टू 1, इधर हम लोग का एनर्जी जाएगा, एनर्जी लेवल ये है -13.6 eV, n इक्वल्स टू 1। इसके बाद n इक्वल्स टू 2, ये क्या आ जाएगा, -3.4 eV। कितना डिफरेंस है देख रहे हैं, ग्राउंड लेवल और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। उसके बाद n इक्वल्स टू 3, -1.51 eV। n इक्वल्स टू 4 में क्या रहेगा, n इक्वल्स टू 4 में 13/16 -13.6/16 जो है -0.85। तो ऐसे करके आस्ते आस्ते चलता रहेगा, n इक्वल्स टू 4, 5, 6 ऐसा चलता रहेगा। कहाँ तक, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी का ऐसा चलता रहेगा। यहाँ पर n इक्वल्स टू इन्फिनिटी में ये हो जाएगा 0 eV, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकली पॉसिबल है। तो आप लोग इधर से क्या देख रहे हैं, जितना हम लोग ऊपर जा रहे हैं उतना एनर्जी लेवल के बीच का गैप कमता जा रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी उतना आस्ते आस्ते डिक्रीज कर, जितना ऊपर जाएंगे, सबसे स्टेबल क्या है ये वाला, आस्ते आस्ते जितना ऊपर जाएंगे उसका बीच का गैप आस्ते आस्ते डिक्रीज करते करते इन्फिनिटी में जाके एकदम गैप 0 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एकदम 0 हो जाएगा। यह था बोर्स का थ्योरी का मॉडल। और ऐसे ही अगर हम लोग देखते रहें तो बोर्स थ्योरी जो था, जो मॉडल था, वो रदरफोर्ड मॉडल का मॉडिफिकेशन था। लेकिन जो हम लोग को यहाँ से प्लस पॉइंट मिला कि इधर वेरियस एनर्जी लेवल्स हम लोग का कॉन्सेप्ट आया, उसका वेरियस शेल्स का कॉन्सेप्ट आया, KLMN सेल्स का कॉन्सेप्ट आया, और ऐसे ही रेडियस ऑफ द एटम, वेलोसिटी ऑफ एटम, और काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसका डेरिवेशन भी हम लोग इससे कर पाए। तो बोर्स का मॉडल में और कुछ नहीं, यही है। अभी हम लोग देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल, क्योंकि बोर्स मॉडल भी एकदम परफेक्ट नहीं था, बोर्स मॉडल का भी बहुत सारा लिमिटेशंस है। उसके बाद जो मॉडल आया वो था क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम्स,
SPDF सेल्स आया, वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, मैं बाद में थोड़ा बोल दूंगा, आप लोग कमेंट्स में बोलेंगे, मैं उसके बारे में डिस्कस कर दूंगा। तो अभी हम लोग देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है? ओनली वैलिड फॉर एटम्स विथ 1 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम में ये वैलिड है, जिसमें एक से ज़्यादा एटम रहेगा उसमें वैलिड नहीं होगा। किसमें वैलिड है? दैट इज हाइड्रोजन, He+, Li++ एक्सेट्रा। सिर्फ मोनो एटॉमिक एटम्स के ऊपर ही, सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉन जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसमें सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसी में सिर्फ बोर्स मॉडल वैलिड है और कहीं पर बोर्स मॉडल वैलिड नहीं है। उसके बाद क्या? इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को उतना क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बोर्स मॉडल स्पेक्ट्रम में आया था, लेकिन स्पेक्ट्रम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जहां पर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया था, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सप्लेन किया था। स्पेक्ट्रम इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में बोर्स का मॉडल फेल हो जाता है स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी वायलेट करता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी ये वायलेट करता है। उसका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में जो मैटर वेव का कॉन्सेप्ट था, ये मैटर वेव का कॉन्सेप्ट भी नहीं आता, ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को भी वायलेट करता है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली जैसे इलेक्ट्रॉन मैटर, ये भी वायलेट करता है। ये भी एक इसका बहुत ही बड़ा एक ड्रॉबैक है। और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, ये स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इसके बारे में एकदम एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो कि था स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमान इफेक्ट। इसके बारे में ये एकदम एक्सप्लेन नहीं कर पाया, स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमान इफेक्ट के बारे में। और स्टार्क इफेक्ट क्या है? स्टार्क इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड में और ज़ीमान इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड में। स्टार्क इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड में और ज़ीमान इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड में। ये दोनों का जो स्प्लिटिंग होता है, ज़ीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, वो बाद में किसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन स्टार्क इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है और मैग्नेटिक फील्ड में जो ज़ीमान इफेक्ट है, ये भी बोर का मॉडल एकदम एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये कुछ बेसिक ड्रॉबैक था बोर्स मॉडल के लिए, इसलिए ये मॉडल भी बाद में फेल हो गया। फिर क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम आया, क्वांटम का स्ट्रक्चर, वो अभी भी एटम का स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता रह रहा है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में, रिडबर्ग्स फार्मूला, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस, उसके बाद एक्सरे, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो देखिए, कुछ क्वेश्चन रहा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जिसको ज़रूरत है उससे शेयर कीजिए। और थैंक यू।